ठीक है, तो एक बार जस्ट ओवरव्यू ले लेते हैं, है क्या ये चीज, और फिर इसमें आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने आईटीआर में जो चीजें पढ़ी उसके बारे में एक बार रिकेप लेते हैं। तो हमने सबसे पहले क्या चीज पढ़ी, इनकम टैक्स के प्रोविजन में कि भाई इनकम टैक्स है क्या। वो हमने फर्स्ट जो थर्ड सेमेस्टर था उसमें हमने पढ़ा था कि भाई कोई भी इनकम अर्न करेगा तो उसको टैक्स भरना पड़ेगा। फिर हमने पैन के बारे में पढ़ा, फिर इनकम टैक्स रिटर्न आईटीआर्स के बारे में पढ़ा कि अलग अलग आईटीआर्स थे हमारे, किसको कौन सा रिटर्न भरना है, किसको कौन सा रिटर्न भरना है और कितना टैक्स भरना होगा, कितना एग्जाम्प्ट है। ठीक है, फिर हमने ये भी पढ़ी, क्लबिंग के प्रोविजन पढ़े, बराबर। उसके बाद हमने सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड पढ़ा, बराबर। तो ये सारी चीजें पढ़ ली हम लोगों ने, मतलब इनकम टैक्स के बारे में सारी चीजें हम लोगों ने बेसिक नॉलेज हमने ले लिया। अब जो तुम्हारा थर्ड यूनिट है उसका नाम है टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। तो टीडीएस होता क्या है, उसका मीनिंग, कब कब लगने वाला है, कब नहीं लगेगा, ये सारी चीजें हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो आप लोगों को ये थर्ड यूनिट के जो टॉपिक्स हैं वो सब क्लियर होंगे। फिर हमने जो थर्ड यूनिट के नहीं, सॉरी थर्ड सेमेस्टर के और फोर्थ सेमेस्टर के जो हमने यूनिट किए पान और एग्जाम इनकम्स के बारे में, क्लबिंग के बारे में, ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ ली है। तो अब मीनिंग से शुरू करते हैं, टीडीएस का मीनिंग क्या है। ठीक है, तो सबको स्क्रीन विजिबल क्लियर? ठीक है, सबको स्क्रीन विजिबल क्लियर? तो शुरू करते हैं। चलिए, तो मैं हाईलाइट करते जाऊंगा। इट इज अ मेजर इन विच, मेजर मतलब एक मैकेनिज्म है, इन विच पर्सन हु आर मेकिंग पेमेंट ऑफ इनकम आर रिस्पॉन्सिबल टू डिडक्ट टैक्स फ्रॉम सच इनकम। तो देखो यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं, हु आर मेकिंग, बराबर। तो कुछ पर्सन ऐसे होते हैं, देखो जो भी कोई भी इनकम और एक्सपेंस का ट्रांजेक्शन कैसा होता है, जैसे एक एबीसी कंपनी है, बराबर, और आप वहां पे जॉब कर रहे हो, बराबर। अब आप वहां पे एक्स पर्सन जो है वो सैलरी पे जॉब कर रहा है। अब एबीसी लिमिटेड इसको क्या देगी, इनकम, देखो ये सैलरी देगी, एबीसी इसको सैलरी देगी। अब ये सैलरी इसके लिए क्या हो गई, इनकम, बराबर, वो इनकम हो गई। तो यहाँ पे वही कहना चाह रहे हैं कि हु आर मेकिंग पेमेंट, जब एबीसी एक्स को पेमेंट कर रही है इनकम का जो सामने वाले के लिए इनकम है, ठीक है, एबीसी कोई भी ऐसा पेमेंट कर रही है जो सामने वाले के लिए इनकम है, तो एबीसी को पर्सन आर रिस्पॉन्सिबल टू डिडक्ट टैक्स। तो एक्स की इनकम पे टैक्स लगने वाला है, अगर प्रोविजन के हिसाब से लग रहा है तो वो गिनती करेंगे, अगर 5 लाख के ऊपर है तो, बराबर। तो एक्स की इनकम पे जो टैक्स लगने वाला है, तो नॉर्मली क्या होता है, हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि भाई एक्स जब रिटर्न भरेगा, बराबर, एक्स जब रिटर्न भरेगा उसकी इनकम दिखाएगा, सब कुछ दिखाएगा, और जो भी टैक्स पेएबल आएगा, टैक्स पेएबल जो भी आएगा वो क्या कर देगा, एक्स अपना पेमेंट कर देगा, सेल्फ असेसमेंट टैक्स हम लोगों ने पढ़ा था, सेल्फ असेसमेंट टैक्स भर देगा, बराबर। बट यहाँ पे लोग क्या कर रहे थे, एबीसी ने इनकम पे कर दी, बराबर, सैलरी आ गई एक्स के में। अब एक्स क्या है, एक्स एकदम छोटा सा पर्सन है, उसको सैलरी मिल रही, सब कुछ मिल रही, बट उसको टैक्स भरने की लायबिलिटी तो आ रही है। अब एक्स जैसे बहुत सारे पर्सन होंगे, अब एक्स क्या करता है, रिटर्न ही नहीं भरता, बराबर। तो देखो आपके पास लाइसेंस नहीं है, बराबर, और आप गाड़ियां लेके जा रहे हो, सिग्नल पे ट्रैफिक पुलिस वाला खड़ा है, अब यहाँ पे 5 लोग हैं, 5 में से 3 लोगों के पास लाइसेंस नहीं है, बराबर। तो पुलिस वाला तीनों लोगों को पकड़ पाएगा क्या, नहीं पकड़ पाएगा। तो वो किसी एक को पकड़ पाएगा या 2 को पकड़ पाएगा, एक जना तो छूट ही जाएगा। तो सेम कंसेप्ट यहाँ पे हम लगाते हैं कि इनकम टैक्स में भी ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग टैक्स नहीं भरते, भले ही उनके खाते में पैसा आ रहा है, वो लोग टैक्स नहीं भरते, और ऐसे बहुत सारे लोग सालों साल बच जाते हैं। ऐसा भी होता है कि जिंदगी भर उन्होंने टैक्स नहीं भरा, बराबर, रिटर्न ही फाइल नहीं किया, उनके पास पैन कार्ड ही नहीं है। ऐसे सब सिचुएशन हो रही थी मार्केट में। क्या हो रहा था कि इनकम तो आ रही है बट लोग इनकम टैक्स का रिटर्न ही नहीं भर रहे हैं। क्यों नहीं भर रहे हैं, क्योंकि इनकम टैक्स वालों को मालूम कब पड़ेगा, जब खाते में पैसे आ रहे हैं और उनको सामने से कोई जाके बोल रहा है, ठीक है। अब सामने से आपके पास लाइसेंस नहीं और जाके खड़े रहोगे वहां पे तो पकड़ेगा, बट आप साइड में से होके भाग जाओगे या गली में से घुस के भाग जाओगे,
मतलब आपने क्या कर दिया, टैक्स को बचा लिया और इनकम टैक्स वालों को मालूम ही नहीं है कि आपकी इनकम पे टैक्स लायबिलिटी बनती है। ये समझ में आया सबसे पहले कि टैक्स कैसे बच रहा था लोगों का, बराबर। जो एक्स को खुद को टैक्स भरना था वो खुद नहीं भर रहा है सामने से। क्यों नहीं भर रहा है? क्योंकि भाई इनकम टैक्स को मालूम कब पड़ेगा, जब मैं खुद बोलूंगा तभी मालूम पड़ेगा। अब तो इनकम टैक्स वाले ने सोचा कि ऐसे तो बहुत सारे लोग होंगे जिनका टैक्स की लायबिलिटी बनती है, बट वो टैक्स को क्या कर देंगे, टैक्स इवेड कर देंगे, ठीक है, इवेजन कर देंगे, टैक्स इवेजन मतलब टैक्स को चोरी कर लेंगे, बराबर। ये टैक्स को चोरी का कंसेप्ट इस तरह से हो रहा था, समझ में आया कि नहीं आया? तो फिर आगे बढ़ते हैं, तो तुमको एकदम टीडीएस का प्रोविजन एकदम परफेक्ट समझ में आ जाएगा। ये समझ में आया तुम लोग को? ठीक है, क्या सभी को ये समझ में आया? एबीसी जो सैलरी का पेमेंट कर रही है एक्स को, बट एक्स क्या कर रहा है, उसका इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल ही नहीं कर रहा है सामने से जाके। तो इनकम टैक्स वाले को बहुत ऐसा बहुत रेयर केस होगा कि उनको डायरेक्टली मालूम पड़ेगा। और उसमें क्या होता है, जैसे तुम्हारी सैलरी आ रही है, सैलरी 8 लाख की आ रही है, 8 लाख की तुम्हारे हर एक खाते में आ रही है, या फिर कैश में पेमेंट हो रहा है। अब इनकम टैक्स वालों को मालूम कब पड़ेगा, जब 10 लाख के ऊपर का कोई भी ट्रांजेक्शन होता है ना, तो वो अकाउंट इनकम टैक्स वालों को दिया जाता है। बट 8 लाख का ट्रांजेक्शन हो रहा है तो वो इनकम टैक्स को मालूम ही नहीं पड़ेगा ना, बराबर। तो ऐसी ऐसे केसेस में इनकम टैक्स को मालूम ही नहीं पड़ रहा था, बराबर। और क्या हो रहा था, गवर्नमेंट का टैक्स का लूज हो रहा था, बराबर। तो ये लूज हो रहा था, समझ में आया कि भाई ये टैक्स 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 लॉस हो जा रहा था, टैक्स मिल ही नहीं रहा था, बराबर। और दूसरी चीज, अगर यहाँ पे एबीसी एक्स को सैलरी देगा और जब इनकम टैक्स का रिटर्न भरा जाएगा, देखो जब रिटर्न कब भरते हैं हमको मालूम है, 31 जुलाई को भरते हैं रिटर्न। मतलब देखो 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक की सैलरी का टैक्स कब भरेगा, 31 जुलाई 2021 को भरेगा, बराबर। मतलब पूरा साल खत्म हो गया, उसके बाद 3 महीने बाद 4 महीने बाद इनकम टैक्स को टैक्स मिल रहा है। मतलब एक तो देखो कहीं कहीं टैक्स मिल ही नहीं रहा था, और जहां पे टैक्स मिल रहा था वो कब मिल रहा था, लेट मिल रहा था, बराबर। इनकम कमाई तब और टैक्स मिल रहा है अब, बराबर। तो ये दो चीजों को सोल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, टीडीएस के प्रोविजन लेके आए, टीडीएस के प्रोविजन लेके। अब इसको पढ़ेंगे तो ज्यादा सेंस बनेगा। तो पर्सन हु आर मेकिंग पेमेंट ऑफ इनकम, जो पैसा दे रहा है उसको रिस्पॉन्सिबल कर दिया कि भाई तू इसको पैसा देना, तब इस पे जो इनकम। हाँ बोलो। तुम्हारा इंटरनेट का प्रॉब्लम हो सकता है, बाकी सबकी हो रही कैसे, आवाज का ब्रेक का प्रॉब्लम? हाँ हो रही है। हम्म, अभी क्लियर आ रही कि नहीं आ रही, खाली इतना बोलो। अभी सही आ रही है तो खाली मेरे को जस्ट बोल देना, वापिस से ऐसा हो ना क्रैक हो तो बोलना वापिस से, ठीक है। अभी क्लियर है? ठीक है, चलिए। तो अब जब पर्सन में पेमेंट दे रहा है, तब उसको बोल दिया कि भाई अब तेरे को टीडीएस काट लेना, टीडीएस मतलब टैक्स काट ले और हमारे पास जमा करा दे, ठीक है, हम ऐसा मानेंगे। देखो इसको ये एबीसी जो सैलरी देगा, वापिस से कट रही है। 1 मिनट रुक जाओ, मेरे को मेरा मोबाइल का नेट वापरते। 1 मिनट रुक जाओ। मैं स्क्रीन दिखाऊंगा तब दिखेगी ना। चलो। तो तो फॉर एग्जांपल हम लोग देख रहे थे कि एबीसी एक्स को 10,000 की सैलरी देगा, बराबर।
मान लो कि एक्स का एक टैक्स बन रहा है कितने भी रुपए का, ठीक है। तो एबीसी को क्या बोल दिया इनकम टैक्स ने कि भाई तेरे को 10,000 की सैलरी देने की ना, तो 1,000 रुपए तेरे को टैक्स हर महीने काट लेने का। तो 12 महीने का 12,000 उसका टैक्स कट जाएगा और ये डायरेक्टली गवर्नमेंट के पास भर दो और लिख दो कि भाई एक्स जो है जिसका पान नंबर ये है, ये एक्स 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 एक्स, इसका मैंने 12,000 का टैक्स काट लिया है और मैं भर दे रहा हूँ आपके पास, बराबर। तो जब भी एक सब रिटर्न भरेगा तब क्या बोलेगा कि भाई मेरा ऑलरेडी टीडीएस कटा हुआ है 12,000 का, जो भी उसकी टैक्स की लाइबिलिटी आएगी, टैक्स की लाइबिलिटी जो भी आएगी उसको क्या करना है, वो उसमें से 12,000 माइनस कर देगा और बाकी का ही पेमेंट करेगा। और अगर ये टैक्स की लाइबिलिटी 12,000 से कम है तो उसको रिफंड मिल जाएगा। तो एक मैकेनिज्म क्या बना कि जब भी जो पैसा दे रहा है वो पैसा देते टाइम कुछ टैक्स काट लेगा, वो रेट होगा, स्पेसिफाइड रेट होगा, उस स्पेसिफाइड रेट पे टैक्स काट लेगा एंड वो टैक्स को इनकम टैक्स के पास जमा करा देगा। इनकम टैक्स के पास जमा कराएगा, टाइम को टाइम दिया उसके अंदर की हर महीने जमा करा देना है, हर महीने की आने वाले महीने की 7वीं तारीख को जमा करा देना है। और एक प्रूफ भी देगा इसको एक्स को कि भाई तेरे नाम का टैक्स मैंने इनकम टैक्स में भर दिया है, कि जब भी तू इनकम टैक्स में रिटर्न फाइल करे तब तेरे को दिख जाएगा कि 12,000 का टैक्स मैंने तेरे नाम पे भर दिया है। तो यहाँ पे क्या होगा, टैक्स टाइम पे कलेक्ट हो गया एक तो गवर्नमेंट को, दूसरी चीज अब एक्स को अगर रिफंड लेना है इस पैसे का तो उसको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। तो एक तो टाइमली पैसा आने लग गया और दूसरी चीज कि भाई टैक्स भी आएगा, नहीं तो क्या है, एक्स अगर उसका टैक्स काटते ही नहीं तो टैक्स भरता ही नहीं, तो 12,000 की इनकम तो हो गई ना एटलीस्ट गवर्नमेंट की। तो जो दो चीजों की प्रॉब्लम आ रही थी गवर्नमेंट को, एक तो टाइम से पैसा नहीं मिल रहा था और दूसरी चीज टाइम से पैसा ना मिलने के साथ साथ कभी कभी पैसा मिल भी नहीं रहा था, मतलब टैक्स मिल भी नहीं रहा था। तो अब इसको पढ़ते हैं, इंट्रोडक्शन को पढ़ते हैं। जो पैसा दे रहा है उसको टीडीएस काटना है, स्पेसिफाइड रेट पे, एक रेट भी दिया होगा तुमको, एंड बाकी का ही पैसा देना है, बराबर। जो टैक्स डिडक्ट किया है शेल बी डिपोजिटेड विद गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के पास जमा कराएंगे स्टेपुलेटेड टाइम में, बराबर। और जो पेयर है, जो पैसा दे रहा है, वो एक क्या करेगा, इश्यू करेगा सर्टिफिकेट जिसका नाम है फॉर्म 16 एंड 16A। तो ये तुम्हारा इंपॉर्टेंट है, फॉर्म 16 एंड 16A। जो भी टैक्स काटता है ना तो वो क्या करता है, एक फॉर्म देता है फॉर्म 16 एंड 16A, बराबर। ये देगा तो क्या होगा, अपना जो पर्सन है जिसका टैक्स कटा है, टैक्स पेयर, वो ये फॉर्म के बेस पे टीडीएस का क्रेडिट क्लेम कर लेगा और बाकी का ही टैक्स पे करेगा, बराबर। he will get credit of TDS and his tax liability shall be reduced, बराबर। उसकी इतनी टैक्स लाइबिलिटी कम हो जाएगी, सिंपल, बराबर। तो ये क्यों किया इन लोगों ने, एक तो क्विक रियलाइजेशन के लिए कि जल्दी पैसा आ जाए और दूसरी चीज पैसा आए, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन रियलाइजेशन, क्योंकि लोग पैसा भरते ही नहीं थे, बराबर। तो ये समझ में आ गया तुम लोगों को टैक्स टीडीएस है क्या, टीडीएस है क्या, समझ में आ गया सभी को। टीडीएस क्या है, सिंपल एक टैक्स काट लेना है बस, बराबर। एडवांस टैक्स एक तरह का, बट ये खुद नहीं भरता पर्सन, कौन भरता है, जो पे कर रहा है वो काट लेता है और वो जिसके नाम का है उसके नाम से भर देता है। बोलो समझ में आया सभी को ये चीज, तो फिर आगे बढ़ेंगे। एवरीवन ठीक है। ये अपने लोग कहाँ रह गए, प्रत्यक्ष है, फिर अपनी नेहा कहाँ गई, नेहा, नेहा दिख रही तुम लोगों को, नेहा तू है कि नहीं, देखो नेहा नहीं है ना, नेहा, नेहा नेहा बोल नहीं रही है बट मेरे को आवाज नहीं आ रही है। तुमको आ रही है क्या आवाज नेहा की? पता नहीं ब्लैक लिस्ट में तो नहीं चली गई नेहा, चलो कोई बात नहीं। उसको सुनाई दे रहा है ना मेरी आवाज का, इतना पूछ लो उसको। ठीक है चलिए, ओके। तो टीडीएस के प्रोविजन हमने समझ लिए। अब यहाँ पे इनकम टैक्स में दो तरह की चीजें का पेमेंट होता है, यहाँ पे दो कैटेगरी की है। एक तो है सैलरी, मतलब सैलरी को पूरा अलग से दिखाया गया है, और दूसरा है अदर देन सैलरी, बराबर। एक तो हो गया सैलरी, एक दूसरा हो गया अदर देन सैलरी। मतलब सैलरी के केस में टीडीएस होगा, वो थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, बराबर। और सैलरी के अलावा जो भी पेमेंट होते हैं जैसे इंटरेस्ट हो गया, बराबर, रॉयल्टी हो गया, बराबर। उसके अलावा क्या हो गया, प्रोफेशनल फीस, मतलब जैसे कोई लॉयर है, कोई डॉक्टर है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उनको तुम फीस पे कर रहे हो तो क्या होगा,
बराबर। उसके अलावा और भी बहुत सारी, डिविडेंड का क्या होगा, डिविडेंड का पेमेंट हो रहा है तो क्या होगा, बराबर। फिर और भी इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं, कमीशन पे कर रहे हो तो कितना टीडीएस काटोगे, बराबर। कोई तुम नॉर्मल काम करवा रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट करवा रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट में कितना टीडीएस काटोगे, ये सारी एक तो कैटेगरी है सैलरी और दूसरी कैटेगरी है अदर देन सैलरी। तो इंट्रोडक्शन पढ़ा और हम सैलरी का टीडीएस पढ़ेंगे, बराबर। तो टीडीएस और सैलरी कैसे किया जाएगा, बराबर। क्योंकि क्या होता है कि सामने वाला जो देखो सामने वाला जो पर्सन है उसकी सैलरी है, साथ साथ में और भी कुछ इनकम होने वाली है, बराबर। तो जो पैसा दे रहा है उसको सारा हिसाब लगाना पड़ेगा, पूरा का पूरा हिसाब लगाना पड़ेगा कि भाई सामने वाला कितना टैक्स पेएबल है उसका, बराबर। और उसके हिसाब से उसको टैक्स काटना है सैलरी वाले को। तो सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड एंड सबसे ज्यादा टिपिकल जो है वो है सैलरी का टीडीएस। तो इसको पढ़ते हैं टीडीएस ऑन सैलरी, बराबर। स्क्रीन सबको परफेक्ट दिख रही है तो इसको थोड़ा और जूम इन करूँ की, बराबर है, ठीक है चलिए। तो हु इज रिस्पॉन्सिबल, तो देखो हु इज रिस्पॉन्सिबल होगा मतलब कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, तो जो पैसा अब एनी पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर पेमेंट ऑफ एनी इनकम जो सैलरी में टैक्स हो रही है, मतलब एम्प्लॉयर, सिंपल। सैलरी कौन देता है, एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय को सैलरी देता है और उसी को एम्प्लॉयर को ही टीडीएस काटने की जिम्मेदारी है। दूसरी चीज, टीडीएस कब काटा जाए, ऐसा नहीं कि कोई भी नौकरी कर रहा है, जैसे नेहा, नेहा तुम जॉब कर रहे थे, बराबर। तो नेहा जॉब करी थी, उसकी टीडीएस नहीं कटता था, क्यों नहीं कटता था, करता था टीडीएस नेहा, नेहा नहीं है, चली गई ना, ओके। तो यहाँ पे कोई भी पर्सन जॉब कर रहा है इसका मतलब उसका टीडीएस कटेगा, ऐसा नहीं है। टीडीएस कब कटेगा, अगर जिस पर्सन की इनकम, जिस पर्सन की इनकम टैक्सेबल है और उसको टैक्स भरने की जिम्मेदारी आ रही है, टैक्स लायबिलिटी आ रही है, तभी जाके टीडीएस काटा जाएगा। अब इसको मालूम कैसे पड़ेगा एम्प्लॉयर को कि इसका टीडीएस आ रहा है कि नहीं, टैक्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये जो भी सैलरी पे कर रहा है उसको देखेगा कि भाई हाँ कितनी हो रही है, 5 लाख के ऊपर आ रही है तो टैक्स की लायबिलिटी आएगी, 5 लाख के नीचे होगी तो टैक्स की लायबिलिटी नहीं आएगी। साथ साथ में अगर उसने कुछ इन्वेस्टमेंट किया है एटीसी वगैरह में, एलआईसी वेलआईसी कुछ भरा है तो वो भी मांगेगी इन्फॉर्मेशन, और पूरा परफेक्टली कैलकुलेशन किया जाएगा कि भी सामने वाले की इनकम टैक्सेबल हो रही है कि नहीं हो रही। अब तो ये कैलकुलेशन कब करना पड़ेगा, तो 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक, जब तक सैलरी का पेमेंट ना हो तब तक पूरा हिसाब कर लेंगे कि आने वाले साल में कितनी सैलरी होगी, क्या टैक्स की लायबिलिटी आएगी कि नहीं आएगी। और हर महीने जैसे कि टैक्स की लायबिलिटी आई तो हर महीने सैलरी पे करने से पहले, एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ सच इनकम, मतलब सैलरी देने के पहले वो टैक्स को काट लिया जाएगा, बराबर। अब रेट ऑफ टीडीएस का क्या होगा, तो देखो यहाँ पे हर एक पर्सन वाइज रेट होगा, क्योंकि एक फिक्स रेट नहीं होगा, किसी की इनकम ज्यादा किसी की इनकम कम। तो रेट का क्या होगा, तो रेट जो है वो एवरेज रेट ऑफ टैक्स लेंगे कि सामने वाला का, मान लो कि भाई टोटल उसका टैक्स आ रहा है 5,000 रुपए और उसकी सैलरी है 5 लाख रुपए, तो जो रेट आया वो कितना आया 1%। ऐसे ही इसके 50,000 टैक्स आ रहा है तो 10% आएगा। तो रेट जो है वो एवरेज रेट होगा टैक्स का, और वो नॉर्मल जो हम लोग टैक्स की इनकम गिनते हैं उस हिसाब से किया जाएगा, बराबर। तो ये चीजें हो गई। यहाँ पे कुछ जो भी इनकम गिनेंगे वो इनकम कैलकुलेशन का हिसाब क्या है वो देखेंगे आगे। कुछ पॉइंट और ध्यान में रखने के लिए बोल रहे हैं। सबसे पहला, मैक्सिमम एग्जम्प्टेड लिमिट। अगर किसी पर्सन की इनकम जो है वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम है, तो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट कितनी है हमारी, देखो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट कोई भी बोले तो वो 2.5 लाख है, बराबर। बेसिक एग्जामेशन लिमिट नॉर्मल पर्सन के लिए 2.5 लाख है, बट टैक्स की छूट कहां तक है 5 लाख तक, तो वो 5 लाख तक का हिसाब अलग है। पर कोई भी तुमको पूछे कि बेसिक एग्जामेशन लिमिट कितनी है तो कितनी है, 2.5 लाख है। अगर किसी की सैलरी 2.5 लाख से कम है, बराबर, सैलरी ही 2.5 लाख से कम है तो उसका कोई टैक्स आएगा। तो नेहा जो थी, नेहा की जो सैलरी मिल रही थी वो अगर 2.5 लाख से कम थी इसलिए उसका कोई टीडीएस नहीं कट रहा था, बराबर। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि मैक्सिमम एग्जम्प्टेड लिमिट, तो जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है उससे नीचे अगर सैलरी है तो नो टीडीएस, टीडीएस नहीं काटा जाएगा, बराबर। आगे, पेमेंट ऑफ टैक्स बाय एम्प्लॉयर, बराबर। तो अब क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि जो पर्सन है, एम्प्लॉयर है, वो क्या बोल रहा है आपको 50,000 सैलरी भी दूंगा प्लस जो टैक्स होगा इनकम टैक्स का वो भी दूंगा, बराबर। तो मतलब एक तो 50,000 हो रहा है और उसका जो टीडीएस होगा वो भी मैं ही बेयर करूंगा, बराबर। तो आपकी जेब में से नहीं कटेगा। तो ये जो चीज है, टैक्स, टैक्स जो पे कर रहा है एम्प्लॉयर वो भी उसकी इनकम में गिना जाएगा और टैक्स पे भी टैक्स देना होगा, ठीक है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है।
फिर उसके अलावा देखो कभी कभी एम्प्लॉय को परक्यूजिट मिलती है। परक्यूजिट मतलब जैसे कि उसको पैसा नहीं मिलेगा, मनी नहीं मिलेगा, बट मनी के इक्विवेलेंट चीजें मिलेगी, जैसे कार मिल रही है उसको, बराबर। फिर फ्री घर मिल रहा है, बराबर। हम लोगों ने परक्यूजिट पढ़े थे बहुत सारे, परक्यूजिट पढ़े थे। फ्री रेंट फ्री अकोमोडेशन, घर पे नौकर रख के दे रहे हैं, बराबर। इंटरेस्ट फ्री लोन मिल रही है, ये सारी चीजों को भी तुम लोग गिनोगे, बराबर। और नॉर्मल पूरी की पूरा हिसाब करोगे, और उसके बाद तुमको टैक्स काटना पड़ेगा, बराबर। उसके अलावा सैलरी फॉर मोर देन वन सोर्स, बराबर। अब क्या होता है, कभी कभी एक कोई पर्सन है, बराबर, एक ही टाइम पे दो जगह काम कर रहा है। एक जगह पार्ट टाइम में काम कर रहा है और दूसरी जगह भी पार्ट टाइम में काम कर रहा है। मतलब सुबह 8 से लेके 10 तक कहीं पे काम करता है, दो दो घंटे, और फिर बाद में उसकी फुल टाइम जॉब करता है। तो जब भी टीडीएस की गिनती करेंगे तो दोनों को, मतलब एक की इंफॉर्मेशन दूसरे को देनी पड़ेगी कि भाई जब भी टीडीएस काटो मेरी दूसरी और भी इनकम है। तो वो इनकम को कैलकुलेट करने के बाद ही टोटल तुमको करना है। तो एम्प्लॉय को बोलना पड़ेगा एम्प्लॉयर को कि भाई मैं और कहीं पे भी जॉब करता हूँ, और वहां का भी आप इनकम गिनो और उसका भी टीडीएस काटो, बराबर। तो ये चीज याद रखना कि एक जगह से दो, मतलब एक ही पर्सन को दो बार सैलरी मिल रही है, दो जगह से मिल रही है, तो दोनों ही एम्प्लॉयर को, अगर जिसकी लायबिलिटी आ रही है वो, जैसे कि एक 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 जगह नौकरी कर रहा हूँ, सिर्फ 5,000 की नौकरी है मेरी पार्ट टाइम, और दूसरी जगह मैं 10-15,000 की 25,000 की नौकरी कर रहा हूँ, समझ लो इस चीज को। अब ये 25,000 वाले में तो जो पर्सन है उसको टीडीएस काटने की लायबिलिटी आ रही है, क्योंकि अलग अलग पर्सन होता है, बराबर। और यहाँ पे 5,000 वाले में टैक्स नहीं आ रहा है, तो क्या करना पड़ेगा, एम्प्लॉय को बोलना पड़ेगा कि देखो 5,000 मेरे को वहां से भी मिल रहा है, तो वो भी आप इसमें ऐड कर दो और उसके हिसाब से ही टीडीएस काटो, बराबर। ये चीजें हो गई। अब उसके अलावा अदर इनकम की बात करें तो सैलरी की जब भी इनकम की कैलकुलेशन करेंगे तो एम्प्लॉयर को जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय सब कुछ इंफॉर्मेशन देगा कि भाई मैं और कहाँ कहाँ से कमा रहा हूँ, बराबर। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन उसको देनी पड़ेगी। क्यों देनी पड़ेगी, क्योंकि उसको मालूम किसे पड़ेगा, एम्प्लॉयर को, कि भाई कितने टैक्स की लायबिलिटी आ रही है। तो सिंपल एक नॉर्मल पेपर में उसको लिख के देना पड़ेगा कि उसकी अदर इनकम कितनी है, बराबर, और अदर इनकम पे कितना टैक्स कटा है। ये सारी चीजें दोगे। लॉस कोई हो रहा है हाउस प्रॉपर्टी से तो वो भी आपको डिडक्शन में मिलेगा, बराबर। तो ये सारी चीजें इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी एम्प्लॉयर को देगा, तभी जाके तो एम्प्लॉयर प्रॉपर तरीके से इनकम टैक्स गिन पाएगा, बराबर। ये चीजें हो गई। और जो टैक्स काटा जाएगा वो कितना होगा, तो जो भी उसका सारी इनकम गिनने के बाद जो टैक्स आ रहा होगा उसको वो टैक्स भर देना है। एविडेंस ऑफ क्लेम, बराबर। तो यहाँ पे देखो मैंने तुमको बताया था कि जब भी उसकी इनकम गिनेंगे तब एम्प्लॉय से वो लोग मांगेंगे कि भाई तुमने कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहा है, कि भाई एटीसी में तुमको डिडक्शन कहाँ कहाँ मिलता है, एटीडी में मेडिक्लेम का डिडक्शन मिलेगा। तो ये सारे प्रूफ एम्प्लॉयर को रखने पड़ेंगे अपने पास कि भाई मैंने जो इनकम गिनी उसकी 5 लाख इनकम तो आ रही थी, बराबर, बट 5 लाख में से 1.5 लाख मैंने उसको डिडक्शन दिया या कुछ भी दिया और उसका टैक्स नहीं काटा। भाई टैक्स नहीं काटा इसलिए ये 1.5 लाख का तुमने प्रूफ लिया, तो ये प्रूफ तुम्हारे पास होना चाहिए हमेशा। तो एविडेंस ऑफ क्लेम एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, कहीं पे भी पूछ सकते हैं, तो हमको हमेशा याद रखना है कि जो भी तुम कहीं पे भी नौकरी करोगे ना तो तुमसे हमेशा वो लोग, मतलब आगे नौकरी करोगे तो हम हमेशा तुमसे, अगर 2.5 लाख के ऊपर तुम्हारी इनकम हुई, 5 लाख के ऊपर हुई, तो तुमसे मांगेंगे कि भाई अपने एविडेंस दो जहां पे तुमने सेट ऑफ करवाया है या तुमने कोई डिडक्शन क्लेम किया है। ये सारी चीजें तुमसे मांगी जाएगी। टीडीएस और ईसोप तुम्हारे लिए काम का नहीं है। उसके अलावा देखो एक सवाल देख लेते हैं तो तुमको और ज्यादा समझ में आ जाएगा। देखो मिस्टर एक्स वर्किंग इन वाई लिमिटेड, तो वाई लिमिटेड में एक्स जो नौकरी कर रहा है, तो भाई कितना टीडीएस काटा जाए उसकी कैलकुलेशन करो। देखो टैक्सेबल सैलरी, उसकी टैक्सेबल सैलरी कितनी है, 5 लाख। लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, 5,000 का लॉस है इसका, तो लॉस लिख दिया हमने। फिर बाद में लॉस फ्रॉम बिजनेस, ओके। ग्रॉस इंटरेस्ट इनकम, उसकी इंटरेस्ट इनकम 60,000 है जिसमें 5,000 का टीडीएस कटा हुआ है। और इन्वेस्टमेंट इन पीपीएफ तो एटीसी में मिलता है, बराबर। तो अब हमको हमको क्या बोला कि भाई टैक्स लायबिलिटी गिनो। तो यहाँ पे हमको दो तरह से गिननी पड़ेगी लायबिलिटी। एक तो देखो कभी भी हाउस प्रॉपर्टी का लॉस लेंगे, बिजनेस की इनकम को एम्प्लॉयर को कुछ लेना देना नहीं, उसको तो सिर्फ टैक्स सैलरी और लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ये दो चीज का ही लेना देना है, बराबर। और अदर सोर्स की इनकम भी करनी पड़ेगी उसको। तो यहाँ पे देखो कैलकुलेशन किया हुआ है, सैलरी इनकम दोनों में आएगी, मतलब देखो अदर इनकम को इंक्लूड कर रहे हैं, अदर इनकम को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। फिर लॉस तो माइनस में आएगा, और इंटरेस्ट इनकम यहाँ पे ली है, यहाँ पे नहीं ली। अब यहाँ पे देखो इसकी इनकम कितनी आई, 5,55,000, यहाँ पे 4,95,000। अब 4,95,000 माइनस 10,000 किया हमने, तो यहाँ पे उसकी इनकम आई 4,85,000, और हमने रिबेट विबेट देंगे तो यहाँ पे टैक्स आएगा
नील। और यहाँ पे अदर इनकम इंक्लूड कर रहे हैं तो उसका देखो टैक्स की लायबिलिटी आ जा रही है कितनी, 21,500। उसका शेष वेस लगाएंगे तो 22,360 हो जाएगा, बराबर 22,360। अब यहाँ पे देखो हमने अदर इनकम को कंसीडर नहीं किया था तो उसका टैक्स लायबिलिटी नहीं आ रही थी, बट कायदे से हमको क्या करना पड़ेगा, कायदे से हमको क्या करना पड़ेगा कि इसका अदर इनकम भी इंक्लूड करनी पड़ेगी। उसका लॉस को बेनिफिट नहीं देंगे हम, अदर इनकम की इंक्लूड करनी पड़ेगी। उसका जो टैक्स आ रहा है, कितना आ रहा है टैक्स उसका, वो 5,000 टीडीएस हुआ था, तो नेट 17,360 वो उसको काटना पड़ेगा, बराबर। तो 17,360 जो भी सैलरी देंगे महीने के महीने, उसमें से उसको काटना पड़ेगा। तो सिंपल, ये तुमको सिर्फ एग्जांपल के दिया है, ये वाला याद रखना है हमको, बराबर। कि नॉर्मल उसकी इनकम गिनो, उसमें से जो डिडक्शन मिल रहा है वो डिडक्शन दे दो उसको, और जो भी टैक्स आ रहा है उसको तुमको टैक्स काटना पड़ेगा। तो सिंपल एक एग्जाम्पल था, बराबर। तो ये चीजें हो गई। इसके अलावा आगे बात करते हैं। अब रिस्पॉन्सिबल एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, ठीक है, ये तुम्हारा उसमें नहीं है। हाँ, ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, बट तुमको बता देता हूँ सिर्फ कि तुम लोगों को मालूम होगा कि तुम्हारे मम्मी पापा या कहीं पे भी जॉब कर रहे होंगे ना, तो उनका हर महीने पीएफ कटता होगा, ठीक है। अब पीएफ होता क्या है, प्रोविडेंट फंड, बराबर। तुम्हारे पापा या मम्मी की सैलरी का जो भी 12% होगा वो काट लेंगे, मैक्सिमम 1,800 होता है वो काट लेगा तुम्हारा जो उनका एम्प्लॉय है वो, एम्प्लॉयर है वो। और उसके खुद के भी 1,800 इक्वल जो भी होगा वो 3,600 रुपए क्या करेगा, पीपीएफ में, ईपीएफओ उसमें जमा करा देगा। और जब भी तुम रिटायर होंगे या फिर तुम्हारा कुछ ऐसी सिचुएशन, कुछ सिचुएशन ऐसी होती है जहां पे तुम विड्रॉ कर पाओगे, क्योंकि एक्चुअल में तुम्हारा 1,800 काटा और तुम्हारे एम्प्लॉयर ने दिया, ये पैसा तुम्हारा है, हर महीने तुम्हारा इतना इन्वेस्टमेंट हो रहा है, वहां पे तुमको ब्याज भी मिलेगा। बट जब भी तुम यहाँ से पैसा लोगे, बराबर, क्योंकि देखो ये तुम्हारी सैलरी थी एक तरह से, जब भी तुम पैसा लोगे तो उस पे टीडीएस कटेगा कि नहीं कटेगा, तो उस पे भी टीडीएस काटना पड़ेगा, बराबर। जो कौन काटेगा, जो पैसा देगा वो, तो ईपीएफ जो ऑर्गेनाइजेशन है वो पैसा देता है, तो वो टीडीएस काटेगा अगर वो टैक्सेबल आ रहा है तो। अगर रिटायरमेंट के बाद ले रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट रिटायरमेंट के पहले जब भी लेते हैं तो उस पर टैक्स लायबिलिटी आती है और ईपीएफओ तुम्हारा टीडीएस काटेगा। सिंपल इतनी सी चीजें, इसके अलावा कुछ तुम्हारे काम का नहीं है, नॉर्मल 10% टैक्स रेट कटेगा। अब इसके आगे की बात करें तो देखो टीडीएस समझ में आ गया तुम लोगों को कि भाई जब भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को सैलरी देगा तब क्या करेगा, वो टीडीएस काटेगा। और टीडीएस का कैलकुलेशन कैसे करेगा, क्योंकि नॉर्मल इनकम गिनेगा, जो भी डिडक्शन मिलते होंगे डिडक्शन देगा, और उसके बाद जो भी टैक्स की लायबिलिटी आ रही है उसको टैक्स के रूप में काट लेगा और इनकम टैक्स खुद भर देगा। अब इनकम टैक्स क्या करेगा, इनकम टैक्स क्रेडिट कैसे देगा, तो जब भी पर्सन जो है एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयर क्या करेगा, टैक्स भरेगा ना, तो उसके साथ साथ जो एम्प्लॉय है उसका पान कार्ड नंबर दे देगा। अब इनकम टैक्स के पास उसका पान आ गया, इनकम टैक्स वाले क्या करेंगे, इसके पान में इतना रुपए डाल देंगे, भाई तुमको इतनी इतनी सैलरी का पेमेंट हुआ है, बराबर, और इतनी सैलरी का तुमको इनकम टैक्स भरना पड़ेगा, जो टैक्स आया वो तुम्हारा यहाँ पे क्रेडिट दिख रहा है, तो आप रिटर्न भर दो तो आपको मालूम पड़ जाएगा, बराबर। ये चीजें हो गई। अब ये अगर कभी कभी क्या होता है, ये मालूम कैसे पड़ेगा, तो देखो एक तो एक मैकेनिज्म होता है, वहां पे आप अगर आपका खुद का पान है तो आप देख सकते हो अंदर, आपको मालूम पड़ जाएगा कितने आपका टीडीएस काटा है। वो भी मालूम ना पड़े तो जब भी एम्प्लॉयर टीडीएस काटेगा ना तो एक फॉर्म देगा, ठीक है, उसको बोलते हैं फॉर्म 16, ठीक है। फॉर्म 16 में सब कुछ लिख के देगा। तुमने अगर नौकरी कहीं पे की है, किसी ने नौकरी की है तो उसको मालूम होगा कि एक फॉर्म 16 होता है, उसमें सब लिखा रहता है कि कितने काटा टीडीएस, कितने रुपए काटा, कब काटा, कौन से साल में काटा, ये सारी चीजें लिखी रहेगी। तो एक प्रूफ है जिसके बेस पे आप टीडीएस का क्रेडिट क्लेम कर पाओगे। तो इस सैलरी में इतना ही था और कुछ भी नहीं है, सिंपल इतनी प्रोविजन है, बराबर। अब उसके आगे अब अदर देन टीडीएस की बात करेंगे यहाँ पे। तो अदर देन टीडीएस में मैंने तुमको बताया था क्या क्या चीजें आ सकती है। तो अदर देन टीडीएस में इंटरेस्ट आएगा, बराबर, रॉयल्टी, कमीशन, बराबर, उसके बाद इंटरेस्ट, रॉयल्टी, कमीशन, फिर प्रोफेशनल फीस, फिर कॉन्ट्रैक्ट फीस, बराबर। उसके अलावा ढेरों चीजें हैं जहां पे टीडीएस एप्लीकेबल होता है। अब जो जो चीजें तुमको रेलेवेंट है वो मैं बताने वाला हूं, जो रेलेवेंट नहीं है वो तुमको मैं नहीं बताऊंगा। तो इजीली एकदम समझ लेते हैं फटाफट। सबसे पहला इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट भी दो तीन तरह के होते हैं। अब यहाँ पे इंटरेस्ट का दो तरीके के बताए हैं। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है, बॉन्ड, डिबेंचर, ठीक है, प्रेफरेंस शेयर, इन सारी चीजों के लिए जो भी इंटरेस्ट मिलता है उसे हम कहते हैं इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी।
और बाकी का जो आता है इंटरेस्ट अदर्स, बराबर। तो यहाँ पे पढ़ते हैं अंदर क्या लिखा हुआ है, चले पढ़े। सबको आवाज आ रही है? ओके। कौन नहीं है अभी? खाली मीना है, अनुराधा है और काजल है, बाकी कहाँ गए? तस्मत भी पक गई। क्या चल रहा, कुछ चल रहा है? क्या रोजा वोजा चल रहा है क्या? चलिए कोई बात नहीं, अपन पढ़ते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज की बात करें तो इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी मतलब बॉन्ड, डिबेंचर, प्रेफरेंस शेयर, इन पे जो भी डिविडेंड इंटरेस्ट मिल रहा है उसकी बात है। कौन पेमेंट, कौन टीडीएस काटेगा? तो याद रखना, कोई भी सिंपल जो पैसा दे रहा है, जो इंटरेस्ट दे रहा है, एनी पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट जो दे रहा है किस पर्सन को, किसी भी रेसिडेंट पर्सन को, इंडिया के पर्सन को पेमेंट कर रहा है इंटरेस्ट का, तो उसको टीडीएस काटना पड़ेगा, बराबर। कब 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 टीडीएस नहीं काटना होगा? तो इंटरेस्ट पेएबल टू रेसिडेंट इंडिविजुअल और रेसिडेंट एचयूएफ ऑन डिबेंचर, डिबेंचर पे टीडीएस नहीं काटना। कब कब? सच डिबेंचर आर इशूड बाय कंपनी इन विच पब्लिक आर सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड। मतलब लिस्टेड जो कंपनी है, लिस्टेड कंपनी, वो जब भी पेमेंट करेगी डिबेंचर का इंटरेस्ट, उसको नहीं काटना है, बराबर। लिस्टेड है या नहीं है लिस्टेड कोई बात नहीं, यहाँ पे लिस्टेड, यहाँ पे अनलिस्टेड होगी तो भी चलेगी, बट पब्लिक कंपनी होनी चाहिए। तो वो पब्लिक कंपनी है कैसे मालूम पड़ेगा? तो कोई भी कंपनी के पीछे प्राइवेट लिमिटेड लिखा हुआ है तो वो कौन सी कंपनी? प्राइवेट कंपनी। जिसके पीछे सिर्फ लिमिटेड लिखा है तो वो कौन सी कंपनी हो जाएगी? पब्लिक लिमिटेड। तो कोई भी कंपनी जिसका नाम है लिमिटेड, उसको टीडीएस नहीं काटना, बराबर। दूसरी चीज, अगर कैश में दे रहे हो ना तभी टीडीएस काटना है। अगर बैंक से दे रहे हो, अकाउंट पे चेक से दे रहे हो, तो कोई टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है, बराबर। और 5,000 की लिमिट है, अगर इंटरेस्ट 5,000 से नीचे है तो भी टीडीएस नहीं काटना। तो सिंपल, सबसे पहले चीज याद रखो कि टीडीएस कब काटना है इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी पे। एक तो तुम्हारा जो इंटरेस्ट है वो 5,000 से ऊपर जा रहा है, दूसरी चीज आप उसको कैश में दे रहे हो, बराबर, और तीसरी चीज वो अनलिस्टेड सॉरी प्राइवेट कंपनी है। तो तीन चीजों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। सबसे पहले देखो, इंटरेस्ट 5,000 से ऊपर है क्या? ओके है। अगर इंटरेस्ट 5,000 से ऊपर और कैश में दिया जा रहा है, फिर तीसरा पॉइंट देखो कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है क्या। ये तीनों कंडीशन जब सेटिस्फाई होगी तब ही जाके टीडीएस काटना पड़ेगा, बाकी टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। सिंपल इतनी चीजें हैं, बराबर। उसके अलावा देखो, एनी इंटरेस्ट पेएबल ऑन एनी सिक्योरिटी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो कभी भी जो भी सिक्योरिटी इशू करती है, सेविंग बॉन्ड, ये बॉन्ड, फलाना बॉन्ड, ये सब होती है चीजें, अगर उन चीजों पे टीडीएस नहीं काटना होगा। बट अगर टैक्सेबल कोई बॉन्ड है तो उस पर 10,000 से ऊपर कभी भी इंटरेस्ट जा रहा है तो काटना पड़ेगा, ठीक है। इतने ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, सिंपल। आगे अलावा ऐसे ऐसा इंटरेस्ट जो सिक्योरिटी, ऐसी सिक्योरिटी पे है जो डीमेट फॉर्म में है और लिस्टेड है, बराबर, तो उस पे भी नहीं काटना। उसके अलावा इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ठीक है, ये सारी चीजें इतने काम की नहीं तुम्हारी। पीपीएफ वाला भी कुछ काम का नहीं है ना। अब टैक्स कब काटा जाएगा उसकी बात समझ लो। सिंपल सिंपल मैंने बताया था कि देखो, जब भी पेमेंट करोगे तब काटना है, या फिर क्रेडिट कर रहे हो, पेमेंट और क्रेडिट। मतलब देखो, एक तो तुम लोगों ने कॉन्सेप्ट समझा है कि इंटरेस्ट अक्रूवल, बराबर, जैसे 31 मार्च तक का ब्याज हम लोग डाल देते हैं, एंट्री पास कर देते हैं। तो सिंपल एंट्री कैसे पास करते हैं कि इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू अनुराधा अकाउंट, बराबर। अनुराधा को अभी तक इंटरेस्ट का पेमेंट हुआ नहीं है, बट उसके नाम में जमा हो गया तो भाई टीडीएस काट लेना पड़ेगा, सिंपल। और रेट क्या होगा टीडीएस का? तो देखो, ज्यादातर जगह पे 10% का रेट है, 10% का रेट है, बराबर। और ये तुम्हारे अभी काम का नहीं। 31 मार्च 21 तक का जो था ना, क्योंकि उसमें क्या हुआ था कि ये कोरोना की वजह से क्या हुआ था, स्पेशल रेट लेके आए थे। हर एक जो भी रेट आएगा उसमें 25% घटा दिया। तो 10 का 7.5, अगर 5 हो रहा है तो 3.75 ऐसा हो रहा था। बट तुमको ये याद रखना है क्योंकि अब आगे से तुमको यही याद रखना पड़ेगा, बराबर, ठीक है। फिर ये चीजें तुम्हारे काम की नहीं है, बट एक 15G होता है, 15G अगर तुम भर दोगे 15G, तो तुमको टीडीएस नहीं काटना है, बराबर। सिंपल इतनी चीजें हैं, बराबर। बोलो भाई एवरीवन। तो इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी जो है उस पे टीडीएस काटना है 10%, और अगर 15G भर दिया तो भी टीडीएस नहीं काटना, बराबर। चलिए, ये समझ में आ गया।
टीडीएस ऑन डिविडेंड, तो डिविडेंड पे भी टीडीएस है, 10% का टीडीएस है, बराबर। बट टीडीएस के लिए बहुत सारे प्रोविजंस है। अगर जिसमें डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स भरा हुआ है उस पर टीडीएस नहीं काटना, बट डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स नहीं भरा है तो उस पर टीडीएस काटना पड़ेगा। सिंपल इतनी चीजें हैं, और उसको तुमको याद नहीं रखना, तुम्हारे कोर्स में इतना ज्यादा नहीं है। सिंपल, बराबर। और उसमें भी लिमिट एक है कि 5,000 से ऊपर होना चाहिए डिविडेंड, बराबर। डीडीटी भरा है तो टीडीएस नहीं काटना है, 5,000 के नीचे तो टीडीएस नहीं काटना। अगर उससे ऊपर जा रही लिमिट तो 10% काटना पड़ेगा, बराबर। इसके आगे बढ़ते हैं। अब इंटरेस्ट की बात करें जो सबसे इंपॉर्टेंट है। हमने इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी पढ़ लिया, बट इंटरेस्ट अदर देन सिक्योरिटीज, तो देखो यहाँ पे सेक्शन भी याद रखते जाएंगे। देखो जो 192 जो है वो सैलरी के लिए है, फिर 193 जो है वो इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी के लिए है, बराबर। फिर 194 जो है वो डिविडेंड के लिए है। अब सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट 194A, 194A जो है वो इंटरेस्ट अदर देन सिक्योरिटी। तो देखो कौन कौन पे करता है इंटरेस्ट, तो बैंक पे करते हैं, एफडी वाला होता है, कोई भी नॉर्मल पर्सन ब्याज पे पैसे दे रहा है तो वो भी करेगा। तो यहाँ पे कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो हु इज रिस्पॉन्सिबल, कौन पेमेंट करेगा तब होगा, तो एनी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ। तो इंडिविजुअल और एचयूएफ के अलावा कोई भी पर्सन मतलब इंटरेस्ट पे कर रहा है तो उसको टीडीएस काटना ही काटना है। बट अगर इंडिविजुअल और एचयूएफ जो है, इंडिविजुअल जो एचयूएफ है उनका उनका टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर जा रहा है नॉर्मल केस में, और प्रोफेशन के केस में 50 लाख से ऊपर जा रहा है तो उनको टीडीएस काटना पड़ेगा, बराबर। तो ये चीजें हैं। कोई भी इंडिविजुअल एचयूएफ जिसका टर्नओवर 50 लाख से ऊपर है या 1 करोड़ से ऊपर है, दोनों केसेस में उनको टीडीएस काटना है, और बाकी सब लोगों को टीडीएस काटना ही काटना है। अब टैक्स कब नहीं कटेगा, तो अगर 5,000 से ऊपर नहीं जा रहा है इंटरेस्ट तो टीडीएस नहीं काटना, बराबर, नॉर्मल केस में। किसमें, नॉर्मल केस में। बट अगर बैंक की बात करें, बराबर, बैंक की बात करें, फॉलोइंग पर्सन आर रिस्पॉन्सिबल, बराबर। बैंक की बात करें तो बैंक के लिए 40,000 रुपए की लिमिट है, और 50,000 किसके लिए, सीनियर सिटीजन के लिए। तो देखो नॉर्मल पर्सन पेमेंट कर रहा है तो उसको 5,000 से ऊपर जाए तो टीडीएस काटना पड़ेगा। और बैंक की बात करें तो बैंक में 40,000 से ऊपर अगर आपका इंटरेस्ट जा रहा है तो आपको टीडीएस काटना। 50,000 की लिमिट इतनी याद रखने की जरूरत नहीं है। 5,000 से ऊपर आप किसी को इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहे हो और आप इंडिविजुअल एचयूएफ नहीं हो तो आपको टीडीएस काटना है। आप इंडिविजुअल और एचयूएफ हो बट आपको आपका टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर है, 50 लाख से ऊपर है, तो आपको टीडीएस काटना पड़ेगा। और ये बैंक सबसे मेन बैंक का ही आता है, इंडिविजुअल का तो आता नहीं। बैंक जो है ना, बैंक कभी भी तुम्हारा कोऑपरेटिव बैंक हो गया, कोई भी बैंक हो गया, बैंक कब टीडीएस काटेगा, जब 40,000 से ऊपर तुम्हारा टैक्स जा रहा है तो, इनकम जा रही तो, बराबर। जो इंटरेस्ट दे रहे हैं वो लोग, वो 40,000 से ऊपर है तो आपको टीडीएस नहीं काटना। बट वो भी एक बार आपको नहीं कटवाना है तो आपको फॉर्म 15G या फॉर्म 15H आपको भर देना है, तो वो भर दोगे ना तो भी आपका टीडीएस नहीं काटेंगे। सिंपल, बराबर। 10% इसका भी रेट 10% होगा, बराबर। 10% का इंटरेस्ट टीडीएस का रेट होगा, बराबर। ये चीजें हो गई। अब इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जो तुम्हारे इतनी ज्यादा काम की नहीं, तो सिंपल इतना याद रखना कि इंटरेस्ट पे कर रहे हो, एक टेबल बना देता हूँ। इंटरेस्ट पे कर रहा है, कौन पे कर रहा है, इंटरेस्ट कौन पे कर रहा है, इंडिविजुअल, एचयूएफ या फिर अदर्स। तो कितने की लिमिट है, 5,000 की। रेट क्या है, 10%। और बैंक अगर पे करी, बैंक में कोऑपरेटिव बैंक सब आ गई, उसके लिए 40,000 की लिमिट है। 40,000 से ऊपर जा रहा है तो 10% टीडीएस काटना है। सिंपल इतनी चीजें हैं, बराबर। ओके, तो यहाँ पे इंटरेस्ट के बारे में बहुत सारी चीजें दी हुई है, वो हमको इतने ज्यादा काम की नहीं होने वाली, बराबर। तो उसके अलावा जो है आगे विनिंग फ्रॉम लॉटरी, तो लॉटरी वॉटरी में क्या होता है, सिंपल, लॉटरी का कोई भी किसी को भी लॉटरी लगी ना, तो 10,000 से ऊपर की लॉटरी है अगर वो, बराबर, तो उस पर 30% टीडीएस काटना है, बस सिंपल। रेसिडेंट को 30%, नॉन रेसिडेंट को सब सरचार्ज वर्चार्ज लगा के, बराबर। तो हम लोगों ने कितने सारे एग्जाम्पल देखे थे, इसमें क्या होता था कि 10,000 की लॉटरी लगती थी बट 7,000 रुपये मिलते थे। तो क्यों मिलते थे 7,000, क्योंकि यहाँ पे 3,000 जो है वो टीडीएस कट जाता था, हम लोगों ने देखा था। तो लॉटरी वोटरी जो भी चीजें हैं ना, उन सभी में जो टीडीएस का रेट है वो 30% है, रेसिडेंट के लिए, नॉन रेसिडेंट के लिए ज्यादा है। तो उसमें 10,000 से ऊपर कभी भी जा रहा है तो आपको टीडीएस काटना पड़ेगा। 10,000 से नीचे है तो कुछ भी नहीं, बराबर। तो 10,000 से नीचे का इनाम जीतोगे तो आपको टीडीएस नहीं काटना है। 10,000 से ऊपर का होगा तो आपका टीडीएस कट जाएगा, आपको पब्लिक को मालूम पड़ जाएगा, किसको, इनकम टैक्स को। इसका सेक्शन है 194A के बाद 194B, ठीक है, इसमें कुछ ज्यादा है नहीं खास। उसके अलावा हॉर्स रेस की बात करें, हॉर्स रेस जैसे वही सब चीजें हैं,
डबल बी, हॉर्स रेस की बात करें तो डबल बी, यहाँ पे भी सेम वही चीज है, 10,000 से ऊपर आपका इनकम जा रही है तो आपको टीडीएस काटना है, बट टीडीएस कितना काटना है, सेम वही चीज है, कितनी, 30%। तो देखो लॉटरी वोटरी जो है उसमें 30%, हॉर्स रेस में भी 30%, लॉटरी में सिर्फ 194 बी नाम है और यहाँ पे डबल बी है, बराबर। लिमिट सेम है 10,000 के ऊपर, तो तुमको एक टेबल बना के दूंगा ना मैं, तो तुमको एकदम इजीली सारी चीजें याद रह जाएगी। अब उसके बाद है 194 सी, ये थोड़ा सा टिपिकल है, ये हम कल देखेंगे, बराबर, थोड़ा सा टिपिकल है, कल देखेंगे। फिर इंश्योरेंस कमीशन की बात करें तो इंश्योरेंस कमीशन में भी कुछ नहीं है। तो देखो एजेंट जो होते हैं ना, एजेंट, इंश्योरेंस एजेंट, जो तुमको तुमको क्या बेचते हैं, इंश्योरेंस का पॉलिसी बेचते हैं, बराबर। तो देखो एलआईसी का जो एजेंट होगा, एलआईसी को एजेंट को क्या होगा कि तुम जो प्रीमियम पे करते हो, तुम्हारा अगर जो भी तुम पॉलिसी लेते हो तो पॉलिसी में लिखा रहता है कि आपका एजेंट कौन है। तो जिस भी एजेंट ने उस पॉलिसी को बेचा होगा ना, तो उस एजेंट को क्या होगा, एलआईसी जो है हर साल जो भी तुम्हारी प्रीमियम होगा ना, उसका कुछ परसेंटेज, 5%, 7%, 10% कमीशन देगी। तो वो कमीशन तो क्या हुआ, इनकम, और जहां पे इनकम आई वहां पे तुम्हारा इनकम टैक्स आ गया। तो टीडीएस भी काटना पड़ेगा इंश्योरेंस कंपनी को। इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी, हर साल या हर जो भी टाइम होगा उसमें कमीशन देगी, किसको, जो कौन है हमारा एजेंट है। तो जब भी इंश्योरेंस कंपनी क्या देगी, रेम्यूनरेशन और रिवॉर्ड इन द फॉर्म ऑफ कमीशन सोलिसिटिंग और प्रोक्योरिंग इंश्योरेंस बिजनेस, इसका काम लाके दे रहा है, उसके बदले में उसको इंटरेस्ट कमीशन मिल रहा है। तो वो कमीशन अगर 15,000 से ऊपर जा रहा है तो उस पर टीडीएस काटना पड़ेगा। टीडीएस का रेट क्या होगा, सिंपल 10%। कोई भी अगर कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनी पे कर रही है, इंश्योरेंस अगर कंपनी है तो वो 10% काटेंगे, उसके अलावा की बात करें तो 5% काटेंगे, बट जनरली 10% याद रखना है, बराबर। ये चीजें हो गई। अब इंश्योरेंस कमीशन की बात हुई तो साथ साथ में एक और बात हुई हमारी कि जब भी तुम लोग एलआईसी की पॉलिसी करवाते हो, फिर एलआईसी मैच्योर होती है, बराबर, मैच्योर होती है ना, बराबर। तो एलआईसी मैच्योर होगी तो दो तरह की पॉलिसी होती है। एक तो देखो तुमको जब भी पॉलिसी दी जाएगी ना, तब बोलेंगे कि जब भी मैच्योरिटी है उस पर कोई टैक्स नहीं है, एक ये हो गई। दूसरी होगी जो सेक्शन 1010D, तुम लोगों ने पढ़ा था सेक्शन 1010D, सेक्शन 1010D में क्या दिया गया है, ऐसी पॉलिसीज पॉलिसीज के बारे में बताया गया है कि जिसपे कोई भी टैक्स नहीं है, तो जब भी मैच्योरिटी मिलेगी तब उसको टैक्स नहीं लगने वाला। बट दूसरे उसके 1010D में जो कवर्ड नहीं है उसके अलावा की पॉलिसी में टैक्स लगेगा। तो ऐसी जितनी भी पॉलिसी का पेमेंट एलआईसी या जो भी इंश्योरेंस कंपनी कर रही है, उसमें अगर वो 1 लाख से ऊपर जा रहा है अमाउंट, तो उस पर 5% टीडीएस काटना पड़ेगा। सिंपल इतनी चीजें हैं, बराबर। तो 5% कमीशन काटना पड़ेगा। जो चीजें हमने पढ़ी उसको हम लोग कल रिकेप करेंगे और बाकी की चीजें पढ़ेंगे। देखो तुम्हारे में जो नहीं होगा मैं उसको काट दूंगा, तो इसका एक समरी टेबल हमारे पास अवेलेबल है, वो समरी टेबल हम लोग देखेंगे तो तुमको एकदम इजीली सारी चीजें रिकेप हो जाएगी। तो टीडीएस का कंसेप्ट हमने समझा, और 192 193 सैलरी पे टीडीएस कैसे होता है, इंटरेस्ट पे कैसे होता है, और ये सारी चीजें हमने पढ़ी। तो ये चीजें हमने देख ली। अब बाकी की चीजें हम लोग क्या करेंगे, कल करेंगे इसी टाइम पे, बराबर। तो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, बराबर। तो इसको तुम लोग मिस आउट करोगे तो तुम्हारा आगे तकलीफ पड़ने वाली है, ठीक है। चलो तो अभी आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं।